हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम रिसर्च के कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। एक एक करके क्वेश्चन को सभी डीप से एनालिसिस करेंगे ताकि हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं है। यानी कि फ्रेंड्स, एक कॉन्सेप्ट है पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में भी जब जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें एग्जाम हॉल में, तो आपको ये देखना है कि नहीं, जो ये वर्ड है ना, आपको इस पर फोकस करना है, क्योंकि एनटीए द्वारा जो ऐसे फ्रेमिंग की जाती है कि बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो ये जो नहीं वर्ड है आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो इसमें नहीं पूछा गया, यानी कि 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें नॉन पैरामेट्रिक के एग्जाम्पल है और एक टेस्ट ऐसा है जो पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो आपको पता करना है। तो आपके पास ऑप्शन है ए, कई वर्ग स्क्वायर यानी कि कई वर्ग परीक्षण, और दूसरा है टी टेस्ट, और तीसरा है जेड टेस्ट और अनोवा टेस्ट। देखिए, अगर हम बात करें पैरामेट्रिक टेस्ट की, ठीक है, तो पैरामेट्रिक टेस्ट में आपके जो टेस्ट आते हैं वो टेस्ट आते हैं टी टेस्ट, जेड टेस्ट और एफ टेस्ट और अनोवा। अनोवा की फुल फॉर्म होती है एनालिसिस वेरिएंस ऑफ। ठीक है, तो जो ये है पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं है। तो आपको कौन सा बताना है, यानी कि आपको नॉन पैरामेट्रिक बताना है। तो आपका जो आंसर है वो होगा, आपका सही आंसर ऑप्शन ए, यानी कि कई वर्ग परीक्षण, जिसको कई स्क्वायर टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी नॉन पैरामेट्रिक से पूछा गया है। वो क्वेश्चन है आपका कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में किन स्केल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि ऑप्शन में है अंतराल और अनुपात, नामित और क्रमिक, अनुपात और क्रमिक, अंतराल और नामित। यानी कि देखिए, जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो स्केल्स का यूज़ होता है, जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं उसमें जो है 2 स्केल का यूज़ होता है, और नो जो होता है जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में, उनमें भी 2 ही स्केल का यूज़ होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं उसमें कौन सा स्केल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नामित और क्रमिक, यानी कि नॉमिनल और जो ऑर्डिनल आपका जो स्केल होता है, ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको जो नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक का कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, अगर आप बिगिनर्स हैं तो। और अगर आप नेट निकाले हुए हैं, JRF है आपका, तो आपको तो ये ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन आते ही होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पियर्सन का सहसंबंध परीक्षण। ठीक है, यानी कि जो थर्ड क्वेश्चन है पियर्सन का सहसंबंध परीक्षण, यानी कि को जो आपका जो पियर्सन है ये कैसा टेस्ट है। ऑप्शन है आपके पास ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, या फिर पैरामेट्रिक टेस्ट, या फिर दोनों। तो जो ये आपका पियर्सन का को रिलेशन टेस्ट है, ये आपका जो है ये पैरामेट्रिक टेस्ट है। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए, पहले सबसे पहले इसका आंसर की बात कर लेते हैं। इसका आंसर है पैरामेट्रिक टेस्ट, इसका राइट आंसर है। अब आपको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक्स बताता हूँ, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, P फॉर पियर्सन और P फॉर पैरामेट्रिक। ठीक है, यानी कि P फॉर पैरामेट्रिक टेस्ट और P फॉर पियर्सन। तो जो पियर्सन का कोरिलेशन टेस्ट है ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन ऐड किया है इसके पीछे पर्पस है कि एक अंडरस्टैंडिंग लेवल को ध्यान में रखते हुए आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें। ठीक है, तो क्वेश्चन है यदि एक शोधकर्ता अनुसंधान कर रहा है और उसके नमूने का आकार यानी कि सैंपल साइज जो है 30 से कम है, ठीक है, तो वह किस टेस्ट का प्रयोग करेगा। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहले राइट आंसर है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर
सी है, ठीक है, यानी कि आपका जो है टी टेस्ट, ठीक है। तो जो टी टेस्ट होता है वो कब यूज़ करते हैं और जेड टेस्ट कब यूज़ करते हैं, इसको एक कॉन्सेप्ट है। देखते हैं जब आप रिसर्च करते हैं, रिसर्च जब वो किया जाता है तो अगर आपका जो सैंपल साइज है, ठीक है, अगर आपका सैंपल साइज अगर आपका सैंपल साइज 30 से कम है, यानी कि कम है, तो आप कौन सा यूज टेस्ट करेंगे, टी टेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो सैंपल साइज है 30 से प्लस है, यानी कि 30 से ज़्यादा होता है, तो आप यूज़ करेंगे जेड टेस्ट, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जो अगर आप टेस्ट कर रहे हैं और आपका जो सैंपल साइज है, रिसर्च कर रहे हैं, आपका सैंपल साइज, अगर आपका सैंपल साइज 30 से कम है तो आप कौन सा यूज करेंगे, टी टेस्ट। और अगर आपका सैंपल साइज 30 से बड़ा है तो आप यूज़ करेंगे कौन सा, जेड टेस्ट, ठीक है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखिए इसी से रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन है कि जेड टेस्ट का प्रयोग तब किया जाता है जब नमूने का आकार, यानी कि सैंपल साइज कितना होता है। मैंने पहले बताया है कि जो अगर आपका जो सैंपल साइज है 30 से प्लस होता है तो आप कौन सा यूज करते हैं, जेड टेस्ट। तो इसमें यही पूछा है कि जेड टेस्ट का प्रयोग करते हैं जब हमारा सैंपल साइज होता है 30 से अधिक, यानी कि अगर आप 30 से ज़्यादा डाटा आपका सैंपल साइज होता है तो आप कौन सा यूज करते हैं, जेड टेस्ट, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक विधि का सही क्रम कौन सा है, यानी कि साइंटिफिक मेथड क्या जो सही अरेंज ऑर्डर है वो क्या है। सबसे पहले आप समस्या मतलब जो होती है या फिर परिकल्प, सबसे पहले समस्या, फिर परिकल्पना, देन डेटा संग्रह और विश्लेषण और निष्कर्ष। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है फिर, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले जब रिसर्च करते हैं सबसे पहले आपके पास प्रॉब्लम होती है, ठीक है, आपके पास प्रॉब्लम होती है, फिर उसके पीछे आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके बाद डाटा कलेक्शन करते हैं, फिर उस डाटा कलेक्शन जो क्या है उसको डाटा को एनालिसिस करते हैं, देन उसके बाद रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं ये सारे गलत दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले हाइपोथेसिस नहीं बनाएंगे, सबसे पहले अपने पास समस्या, तो ऑप्शन बी कैंसिल होता है, ठीक है। सबसे पहले डाटा कलेक्शन नहीं करेंगे, नहीं हो सकता। और सबसे पहले विश्लेषण नहीं, तो आपका आंसर ए ही बचा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैम्पलिंग में यादृच्छिक चयन यानी कि ये रैंडमाइजेशन का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जब हम सैंपल को जब सैंपल लेने जाते हैं तो उसमें दो टाइप के होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो उसी कॉन्सेप्ट में अगर होते हैं जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है तो उसका ही एक ये गुण होता है जो रैंडमाइजेशन होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो प्रोबेबिलिटी रहती है सभी जो हमारे यूनिट्स हैं सभी को चुनने का समान अवसर होता है। इसमें कहीं हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसको ले लिया और एक अच्छे साइंटिफिक तरीके से हम इस चीज़ को करते हैं कि सभी जो यूनिट्स होती हैं उनको चुनने के लिए हमारे जो समान अवसर होते हैं, ठीक है। तो इसके ऑप्शन को करते हैं क्या, इसका ऑप्शन है रैंडमाइजेशन का अर्थ, यानी कि इसमें पूछा है रैंडमाइजेशन यानी कि यादृच्छिक चयन का जो अर्थ है। फ्रेंड्स मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को सजेस्ट करूँगा कि जो ये कुछ वर्ड्स होते हैं टेक्निकल इनको आप इंग्लिश में ही प्रिपेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप हिंदी के वर्ड को ही ध्यान में रखोगे तो एग्ज़ाम में आपको कोई दूसरा वर्ड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश के ही वर्ड्स को जो है ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करोगे तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आने की, ठीक है फ्रेंड। तो इसका ऑप्शन क्या है, कोई भी तरीका अपना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता रैंडमाइजेशन से। तो हम जैसे समझा चुके हैं इसमें समान अवसर होते हैं, ठीक है। बस पहले 10 इकाइयों को चुनना ये नहीं होता, केवल पुरुषों को ये तो हटा देता, क्योंकि ऐसा कोई जो हम रिसर्च करते हैं किसी जाति धर्म या फिर किसी जेंडर के प्रति संकीर्ण नहीं होते, जो केवल पुरुषों को ही केवल महिलाओं को ही अपने सिलेक्शन अपने पॉपुलेशन में से ही अपना जो सैंपल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो है ये हर इकाई को चुने जाने का समान अवसर, तो यानी कि आपका ऑप्शन यही सही हो जाता है, ऑप्शन डी, ठीक है।
यानी कि जो हर यूनिट्स होते हैं उनको चुनने का समान अवसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायोगिक शोध में नियंत्रित किया जाने वाला चर कौन सा है? यानी कि हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, डिपेंडेंट और डिपेंडेंट दो वेरिएबल होते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो नियंत्रित किया जाने, यानी कि हम जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो चर कौन सा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है स्वतंत्र चर। यानी कि अगर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं तो हम जो हमारा डिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र चर होगा, हम उसको ही कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हम डिपेंडेंट चर को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है सहसंबंध, यानी कि कोरिलेशन का मान किस सीमा में होता है? देखिए, जो कोरिलेशन की जो रेंज होती है, इसमें आपको रेंज पूछी गई है कि रेंज कितनी है। ठीक है, रेंज किसकी? कोरिलेशन की। तो इसमें कोरिलेशन की जो रेंज होती है -1 से -1 से +1 या फिर -1 से 1 तक कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो इसकी होती है -1 से +1 तक। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो कौन से में आपको दिया हुआ है कि कोरिलेशन की जो रेंज है वो कितनी होती है। तो इनफाइनाइट का तो कोई मतलब ही नहीं होता, इसको तो काट दो। ठीक है फ्रेंड्स, 0 से 1, 0 की कोई भी मतलब ऑप्शन बचा बी, तो आपका बी आंसर होता है। -1 से +1 बोल दो या फिर 1 बोल दो, बात एक। ठीक है, तो जो 9 का आपका आंसर है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वसनीयता, यानी कि आपको जो है रिलायबिलिटी से क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, रिलायबिलिटी का संबंध किससे होता है? तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर है ऑप्शन ए स्थिरता, यानी कि जो है रिलायबिलिटी का जो आंसर रिलेटेड टू होती है स्टेबिलिटी से होती है। एक कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। वैलिडिटी को हिंदी में बोलते हैं वैधता। ठीक है, और रिलायबिलिटी को बोलते हैं विश्वसनीयता। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर कुछ आई होप कि शायद नेक्स्ट वीडियो जो इसी टॉपिक पर आए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ठीक है, तो जो रिलायबिलिटी होती है वो हम रिलेटेड होती है सटीकता से। ठीक है, नहीं सॉरी, स्टेबिलिटी से। सटीकता से तो होती है हमारी वैलिडिटी। ठीक, तो फ्रेंड्स ये था आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप कि आपको क्वेश्चन में काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी एक आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा होगा और क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें आपने सीखी होंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट और टाइम टू टाइम टॉपिक पर जो वीडियो बनती है वो आपको मिल सके। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।